नमस्कार, सामूहिक चर्चा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मंजुल मंजरी। आज का विषय है बिहार के शिक्षकों की नई स्थानांतरण नई नीति, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बिहार के शिक्षकों के लिए तबादले को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है और इस नई नीति को मंजूरी भी दे दी है। तो क्या है ये नीति और क्या इसमें क्या कुछ प्रावधान है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी अतिथि हैं आभा रानी जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पदाधिकारी हैं बिहार शिक्षा सेवा की। एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहेंगे आभा रानी जी। हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस पॉलिसी में क्या है। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हम देख लेते हैं। बिहार सरकार ने शिक्षकों के तबादले को लेकर बड़ा फैसला किया है, जिसका फायदा 5 लाख शिक्षकों को होगा। नई नीति में गंभीर रोग और मानसिक समस्या से ग्रसित शिक्षकों को प्राथमिकता दी गई है। सिंगल महिला या फिर विधवा को भी प्राथमिकता मिलेगी। जानकारी के अनुसार अक्टूबर में ही इसका ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों को 10 विकल्प दिए जाएंगे। दिसंबर में शिक्षकों की ज्वाइनिंग कराई जाएगी। बीपीएससी से चयनित शिक्षक पिछले कई महीनों से ट्रांसफर पॉलिसी की मांग कर रहे थे। हम लोगों ने उसके बाद एक पॉलिसी बनाई और पॉलिसी को यथासंभव हम लोगों ने बहुत ही उदार रखने का काम किया है, ताकि जो भी शिक्षक हैं हमारे, उन्हें कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े। और जो भी पॉलिसी बनती है उससे सरकार का मत है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मत है कि इस पॉलिसी में अधिक से अधिक लोग संतुष्ट रहें। और हम समझते हैं कि जो हमारी पॉलिसी बनी है उसमें अधिकांश शिक्षक संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि इसमें व्यापक विचार विमर्श हुए हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने शिक्षकों की जो कठिनाइयां हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए ये नीति बनाई है। पति पत्नी या बच्चों को असाध्य बीमारी होने पर पंचायत के बगल में पोस्टिंग मिलेगी। पति पत्नी या बच्चों के दिव्यांग होने पर भी बगल की पंचायत में पोस्टिंग मिलेगी। पति पत्नी या बच्चों को ऑटिज्म यानी मानसिक बीमारी रहने पर बगल की पंचायत में पोस्टिंग मिलेगी। एक स्कूल में अधिकतम 70% महिला शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। प्रति 5 साल में ट्रांसफर को अनिवार्य किया गया है। चॉइस पोस्टिंग में सबसे पहले नियमित शिक्षक, फिर सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक और टीआरई पास शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षकों का अंतर जिला और अंतर प्रमंडल ट्रांसफर शिक्षा विभाग करेगा। जिले के अंदर ट्रांसफर डीएम और कमिश्नर करेंगे। ट्रांसफर राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर किए जाएंगे। शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति या डेपुटेशन की अनुमति नहीं होगी। ज्यादा आवश्यक होने पर 3 महीने के लिए प्रतिनियुक्ति हो सकती है। जिले के अंदर विसंगतियों को जिलाधिकारी निपटाएंगे। शिक्षकों की पोस्टिंग इन जगहों पर नहीं होगी। गृह और ससुराल की पंचायत के स्कूलों में पोस्टिंग नहीं। पुरुष शिक्षकों की पोस्टिंग गृह अनुमंडल में नहीं होगी। ट्रांसफर विकल्प नहीं दिए जाने पर तबादला नहीं होगा। आवेदन के लिए ई शिक्षा कोष पर ऑनलाइन आवेदन जमा कराना होगा। आपको बता दें कि बिहार में 4 कैडर के शिक्षक हैं, जिसमें ग्रेड पे के तहत ऐसे शिक्षक आते हैं जिन्होंने ग्रेड पे पर ज्वाइन किया था। इनकी संख्या अब काफ़ी कम है। इनका ट्रांसफ़र बिहार के किसी भी स्कूल में किया जा सकता है। फिर बिहार सरकार ने 2023 और 2024 में बीपीएससी के जरिए शिक्षकों को नियुक्त किया था। इनके तबादले का अधिकार सरकार के पास है। नियुक्ति नियमावली में बताया गया है कि सरकार किसी भी स्कूल में इनका तबादला कर सकती है, लेकिन फिलहाल इनका प्रोबेशन पीरियड है। ऐसे में इनका ट्रांसफ़र सरकार के फैसले पर होगा। तीसरे नंबर पर नियोजित शिक्षक हैं। इनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है। नियोजन इकाई में इनका ट्रांसफ़र हो सकता है। ग्राम पंचायत से लेकर प्रखंड स्तर तक उनकी नियोजन इकाई है। बिहार सरकार ने विशिष्ट शिक्षकों का एक कैडर बनाया है, जिसमें ऐसे शिक्षक शामिल हैं जो सक्षमता परीक्षा पास करेंगे। नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा विशिष्ट शिक्षक बनने पर ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। नीति काफ़ी नई है, क्योंकि पिछले सोमवार की कल ही से मंजूरी मिली है, सामने आया है ये। तो परत दर परत हम इस नीति के बारे में बात करेंगे। जानना चाहेंगे आभा जी कि कौन कौन से शिक्षक होंगे जो एलिजिबल होंगे ट्रांसफ़र पॉलिसी में अप्लाई करने के लिए। इसमें जैसे कि
अभी हमारे यहाँ बिहार में 4 तरह के शिक्षक हो गए हैं। तो एक तो हैं जो नियमित वेतनमान में हैं शिक्षक, पहले से हैं सरकारी शिक्षक, एक कैटेगरी उनका है। दूसरा है जो नगर निकाय वगैरह से, पंचायत स्तर से जो नियोजित शिक्षक रहे हैं पहले से, वो है। एक अभी आप देख रहे होंगे कि जो ये बीपीएससी TRE 1 TRE 2 में जो अपॉइंटमेंट लगभग 2 लाख शिक्षक हैं वो हैं। और एक नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं अभी 1,87,000। तो ये 4 तरह के शिक्षक हो गए, जिसमें 3 को इसमें लाभ मिलने वाला है। एक तो जो नियमित वेतनमान में पहले से शिक्षक हैं, दूसरा है कि जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक हैं 1,87,818, और एक जो अभी बीपीएससी से आए हैं TRE 1 में, TRE 1 और TRE 2 में शिक्षक। तो इन तीनों को इससे लाभ मिलेगा। और जो सीधे नियोजन से आए हुए हैं, जो सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठे उस तरह के शिक्षक, तो उनको इसका लाभ हुए। नियुक्ति हुई शिक्षकों की, उसमें जो हितधारी थे शिक्षक शिक्षिकाएं, उनके तरफ से अनुरोध आ रहा था, जनप्रतिनिधियों से भी मांग पत्र आ रहे थे, सुझाव आ रहे थे। और जो महिला शिक्षिकाएं हैं उनका इच्छित पदस्थापन नहीं होने के कारण उनका आवागमन, उनके रहने की जो आवासन की समस्या है, ये सब थी। तो इन सब के निवारण के लिए सरकार ने एक तार्किक ढंग से एक अच्छी नियोजन करने की योजना बनाई है। और उसी के तहत ये जो स्थानांतरण पदस्थापन इकाई बनी है, जो ये लाई गई है, इसीलिए कि सभी शिक्षकों को इससे सुविधा हो सके। वो उनको जो परेशानियों का वो सामना कर रहे हैं, उनसे निवारण, उनका निजात मिल सके, और वे अच्छे ढंग से अपना जो बेस्ट है, जो आउटपुट दे सकें विद्यालय को और बच्चों को। तीसरा सवाल यह है कि ट्रांसफर के लिए अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस है? इसमें जैसे कि वेबसाइट पे ये अप्लाई करना होगा, सीधे ऑनलाइन अप्लाई करना होगा वेबसाइट पे। शिक्षकों को जो भी चाहते हैं पदस्थापन या स्थानांतरण, उनको अप्लाई करना पड़ेगा। जो अप्लाई नहीं करेंगे तो ये मान के चला जाएगा कि उनकी आवश्यकता नहीं है, स्थानांतरण वो नहीं चाहते हैं, तो फिर सरकार, मतलब वो यथावत जो पहले से पोस्टिंग है वहीं बने रह सकते हैं, उनमें फेरबदल नहीं होगा। लेकिन जो भी चाहते हैं उनको वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अगर हम बात करें विकल्पों की, तो कौन कौन से विकल्प मान्य होंगे, अमान्य होंगे, कौन कौन से विकल्प अवेलेबल हैं शिक्षकों के लिए? 3 श्रेणियों की जो आपने बात की, तो इसमें जैसे कि 3 श्रेणी तो वो हैं, लेकिन उसमें भी फिर उस कैटेगरी बनाई गई है। मतलब कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो कहते हैं, अधिमानता, मतलब प्रायोरिटी के आधार पे हम किन को पहले रखेंगे। तो उसमें पहला तो है वो रुग्णता और दिव्यांगता के आधार पे उनको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समाज में वो एक तरह से उनको दिक्कत है किसी भी तरह की, तो इसलिए उसमें उनको प्राथमिकता दी गई है और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में। तो इसमें पहला जो है वो है असाध्य रोग। असाध्य रोग में कैंसर रोग को रखा गया है। तो कैंसर को सम्मिलित किया गया है। हाँ, कैंसर को, असाध्य रोग जो है उसमें जो रखे गए हैं, तो वो कैंसर रोग वाले लोग होंगे। और उसमें फिर किनको प्रेफरेंस मिल सकता है, तो जैसे कि जो स्वयं है, एक तो स्वयं है, जो दूसरा कि पति पत्नी के आधार पे, मान लीजिए पत्नी है और पति को है कैंसर, और तीसरा बच्चों। तो ये तीनों का ध्यान रखा गया है कि किस पर्सन के आधार पे ये हो सकता है, असाध्य रोग में प्राथमिकता उनको दी जाएगी। फिर इनकी पोस्टिंग का जो पदस्थापन और स्थानांतरण, उसमें विकल्प दिया गया है कि उनका जो विकल्प जो दिए होंगे वो पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला। तो इस तरह से मतलब उनके जो श्रेणीवार जो उनके मेरिट लिस्ट एक तरह से होगी, तो उसमें उन यथासंभव कोशिश की जाएगी कि उनको सुविधाजनक अनुमंडल, सुविधाजनक जिला में जो उनका इच्छित है वहाँ पोस्टिंग की जाए। और कहाँ नहीं की जा सकती है पोस्टिंग, तो उसमें जैसे कि वो पहले से जहाँ पे हैं, तो वर्तमान जो उनका पदस्थापन का स्थान है, तो उनका या उनके मतलब पति पत्नी में किसी का, तो वहाँ नहीं होगा वर्तमान वाले। और पति का जो घर है या पत्नी का, मतलब ये तीनों को छोड़ के पति पत्नी जो स्वयं काम कर रहे हैं उसका, और वर्तमान पदस्थापन का स्थान, इन सब जगहों पे उनका पदस्थापन या स्थानांतरण नहीं होगा। अगर हम पुरुष शिक्षकों की बात करें तो उनके लिए क्या क्या विकल्प मौजूद हैं?
इस ट्रांसफर पॉलिसी में? पुरुष शिक्षक के लिए एक विकल्प है जी कि एक तो कि उनके स्वयं के आधार पे होगा, पुरुष हैं जो पर्सन देखते जी। हैं, और उसमें उनको इच्छित अनुमंडल जिला, जी तो मतलब जिस जिले में है उस जिला को, उस जिले में जिस अनुमंडल में वो हैं अभी पदस्थापित जी या उनका घर हो, उस वहाँ पे उनकी पोस्टिंग नहीं हो सकती है। बाकी उनका इच्छित जो विकल्प के आधार पे जिला होगा और अनुमंडल में उनकी पदस्थापना हो सकती है। अगर हम महिला शिक्षकों की बात करें आभा जी, तो महिला शिक्षकों के पास क्या क्या विकल्प होंगे? महिला शिक्षकों के पास दो विकल्प हैं। एक तो कि वो महिला हैं जी तो उनका जैसे कि स्वयं का जो विकल्प होगा, जो भी नगर निगम या पंचायत, अनुमंडल, प्रखंड, जिला, वहाँ पोस्टिंग होगी। जी जी लेकिन उनका जो अपना मायके ससुराल, जो उनका घर है, पति का घर है और वर्तमान में जो पदस्थापित है, जी जी उस जगह पे उनकी पोस्टिंग नहीं होगी। दूसरा है कि पति के आधार पर, पति अगर उनकी सेवा में है तो फिर उनकी पोस्टिंग फिर वही विकल्प सारे में वही है, नगर निकाय पंचायत, नगर निकाय पंचायत और फिर प्रखंड, अनुमंडल, ये सब, तो जिला, ये उनका पति के आधार पर होगा। लेकिन फिर पति की पोस्टिंग जहाँ है, पति का पदस्थापन जहाँ, वहाँ महत्वपूर्ण जानकारी है जो साझा करना चाह रहे हैं आप। तो एक सवाल ये भी है कि स्कूलों में शिक्षकों की पोस्टिंग का रेशियो, अनुपात क्या होगा? उसमें जैसे कि पोस्टिंग में हमारे यहाँ 4 तरह के शिक्षक, जो मैंने पहले कहा, तो किसी भी विद्यालय में एक तो रिक्ति मुख्यालय स्तर से जाएगी, विद्यालयवार, जिलावार जो रिक्ति है, तो रिक्ति वो होगी, तो उसमें फिर जो ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस है उसका भी ख्याल रखा जाएगा पोस्टिंग में, और श्रेणीवार सूची बनाई जाएगी। तो श्रेणीवार में 4 तरह के शिक्षक, उसमें जो कैटेगरी वाइज है, उसमें उसका जो रेशियो है वो 10, 30, 30, 30, मतलब 10 जो है जो नियमित वेतनमान के शिक्षक हैं उनका रहेगा रेशियो। 30 है जो पहले से नगर निकाय के शिक्षक हैं उनका, जो सक्षमता में नहीं बैठे हैं जी। तीसरा है फिर वो सक्षमता परीक्षा पास जो शिक्षक हैं, और फिर है ये बीपीएससी से जो TRE 1 और TRE 2 आए हैं, तो ये तीनों का 30-30-30 है जी। और 10 जो है वो नियमित वेतनमान में जो शिक्षक हैं उनका है। इस रेशियो में श्रेणीवार वरीयता क्रम के आधार पे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस का ध्यान देते हुए जो उनका अधिमानता है, इसके आधार पर ये सारी चीज़ों को देखते हुए उनका पदस्थापन और स्थानांतरण होगा। अगर हम बात करें नई ट्रांसफर पॉलिसी की, तो सरकार, डीएम और कमिश्नर की क्या क्या जिम्मेदारियां तय की गई है? इसमें ये है कि जैसे जिला स्थापना समिति बनाई गई है। जी जी, इसकी बात की हाँ, गई। जी हाँ, तो इसमें चूंकि नियोजन जिला स्तर से ही होना है, समिति में रिक्ति जाएगी मुख्यालय स्तर से। मेरिट लिस्ट जो होगा, जो सक्षमता परीक्षा का मेरिट लिस्ट है या बीपीएससी का है, वो मान्य होगा। जिला में भी उसी को, मतलब उसका जो ग्रेडेशन वरीयता क्रम जो होगा वो आधार होगा उसका। लेकिन स्थापना समिति जिला स्तर पे बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष चेयरपर्सन जो होंगे वो डीएम है, जिला पदाधिकारी। उसके बाद डीडीसी जो हैं वो सदस्य हैं, उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य सचिव हैं। फिर ये उसमें जिला पदाधिकारी के मनोनीत सदस्य जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, तो एक पदाधिकारी वो होंगे। एक डीपीओ स्थापना जो है जिला के, वो उसके सदस्य हैं। एक महिला जो उप समाहर्ता के कैटेगरी के पदाधिकारी होगी, वो भी जिला पदाधिकारी के द्वारा मनोनीत, तो वो होंगी। अगर उप समाहर्ता नहीं है, उसमें वरीय उप समाहर्ता जो है, और अगर वो नहीं है तो किसी भी शिक्षा ये महिला पदाधिकारी जिनको कि चाहते हैं जिला पदाधिकारी मनोनीत करेंगे, वो होंगे सदस्य। और एक अल्पसंख्यक पदाधिकारी, वो भी जिला पदाधिकारी के मनोनीत। तो इस तरह से ये 7, एक चेयरपर्सन हो गए जो अपने जिला पदाधिकारी स्वयं होंगे, एक सदस्य सचिव हैं जो जिला शिक्षा पदाधिकारी उस जिले के होंगे, और बाकी डीपीओ और जो मैं ये 3-4 बोली हूँ, तो ये 4 सदस्य। तो इस तरह से 7 सदस्यीय समिति होगी, जिला जो स्थापना समिति है, और उनके द्वारा ये कार्य किया जाएगा। जिला स्थापना समिति की बात कर रहे हैं, तो अगर जो शिक्षक विवादित रहे हैं, विवाद पैदा करने वाले या परेशानी पैदा करने वाले शिक्षक होंगे, उनकी सुनवाई, उनके लिए क्या प्रावधान है?
इसमें दो तरह की बात है जो नीति में लिखा गया। एक तो कि कोई भी जो उसमें फेरबदल करना है या कुछ करना है तो वो जिला स्थापना समिति करेगी। और ऐसे स्टेट लेवल पे भी राज्य स्तर पे भी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है, तो वहाँ भी वे आवेदन दे सकते हैं। पर इसकी चर्चा वैसे नीति में नहीं की गई है। जी जी। हाँ, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि यहाँ तो कोई भी कर सकता है अपना ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए। यानी कि जिला स्थापना समिति ही इसका फैसला भी करेगी अगर हम बात करें और राज्य स्तर से। जी, राज्य स्तर से। अगर हम शिक्षकों के लेकिन ये नीति में वर्णित नहीं है। तो अगर शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति या डेपुटेशन की बात करें तो इस संबंध में क्या प्रावधान है इस नई ट्रांसफर पॉलिसी में? प्रतिनियुक्ति और डेपुटेशन एक तो कि सामान्य स्तर में नहीं होगा। प्रतिनियुक्ति इसमें मतलब ये किया गया है कि नॉर्मल कोर्स में ये नहीं, प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन अगर कोई आवश्यक कार्य है, कुछ उस तरह का स्पेशल वर्क है, तो जिला स्तर से वो जिला पदाधिकारी मतलब चाहें तो उसकी जो कमेटी है तो उससे किया जा सकता है। और वैसे भी फिर कुछ खास स्तर पे तो ये स्वतंत्रता है कि राज्य स्तर से भी, प्रमंडल स्तर से भी वो कुछ खास केसेज में ऐसा हो सकता है, नॉर्मल केस में नहीं, प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था नहीं है। अगर मनचाही पोस्टिंग की अगर हम बात करें शिक्षकों को लेकर तो क्या इसके लिए भी कोई प्रावधान है इसके तहत? मनचाही पोस्टिंग में तो इसमें तो एक तो कि जो विकल्प है वही मनचाही पोस्टिंग की बात है। विकल्प में है पूरा कि जो उनका नगर निकाय है, पंचायत है, प्रखंड है, अनुमंडल है, जिला, विकल्प तो मांगा ही गया है, तो वो तो मनचाही पोस्टिंग की ही बात है। लेकिन अगर कोई आवश्यक कार्य है, कुछ उस तरह का स्पेशल वर्क है, तो जिला स्तर से वो जिला पदाधिकारी मतलब चाहें तो उसकी जो कमेटी है तो उससे किया जा सकता है। और वैसे भी फिर कुछ खास स्तर पे तो ये स्वतंत्रता है कि राज्य स्तर से भी, प्रमंडल स्तर से भी वो कुछ खास केसेज में ऐसा हो सकता है, नॉर्मल केस में नहीं, प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था नहीं है। अगर मनचाही पोस्टिंग की अगर हम बात करें शिक्षकों को लेकर तो क्या इसके लिए भी कोई प्रावधान है इसके तहत? मनचाही पोस्टिंग में तो इसमें तो एक तो कि जो विकल्प है वही मनचाही पोस्टिंग की बात है। विकल्प में है पूरा कि जो उनका नगर निकाय है, पंचायत है, प्रखंड है, अनुमंडल है, जिला, विकल्प तो मांगा ही गया है, तो वो तो मनचाही पोस्टिंग की ही बात है। लेकिन उसमें एक विशेष प्रावधान रखा गया है कि जो ये रुग्णता और असाध्य रोग वाला जो कैटेगरी है, दिव्यांगता वाला, तो इनकी अगर पोस्टिंग हुई है तो जैसे कि इसमें तो हम जो इनका सीनियरिटी है, वरीयता क्रम है, कई सारी कैटेगरी, उन सब का श्रेणी, सब चीज़ का ध्यान रखते हुए पोस्टिंग कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि उनको सुविधाजनक उनके हिसाब से नहीं हो पाया है, तो इसमें क्या है इस नीति में कि एक और ख़ास बात है कि प्रत्येक 5 वर्ष पे अनिवार्य रूप से इन शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। तो 5 वर्ष में इन शिक्षकों का स्थानांतरण तो होना ही है, लेकिन जो दिव्यांग और रुग्णता और गंभीर रोग वाले जो भी हैं, इस तरह के लोग जिनकी की मतलब पोस्टिंग हुई या स्थानांतरण हुआ, लेकिन वो उनके मनोनुकूल नहीं लग रहा, उनको लग रहा है कि उनको नहीं सूट कर रहा है, तो इस जो 5 साल वाला जो है, इससे पहले भी अगर वो अभ्यावेदन देंगे तो इनका किया जा सकता है, इनका स्थानांतरण या पोस्टिंग किया जा सकता है। हमने 3 श्रेणियों की बात की कि जिन पे ये एप्लीकेबल, जो एलिजिबल है, जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस ट्रांसफर पॉलिसी के तहत। किन शिक्षकों पर यह जो ट्रांसफर पॉलिसी है नई वाली, ये एलिजिबल नहीं होंगे, जो 4थी श्रेणी की हम बात कर रहे हैं? हाँ, इसमें 2 तरह की बात है। एक तो कि जिन्होंने अभ्यावेदन नहीं दिया, जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया, तो वो इसमें नहीं आएंगे, वो जहाँ हैं वहीं यथावत बने रहेंगे। और दूसरा जो नियोजन इकाई से जो पंचायत शिक्षक और ये सब बने थे पहले से, जो सक्षमता में नहीं बैठे हैं, वो इसमें नहीं आएंगे। कोई और भी इसमें ऐसे जो हैं जो शिक्षकों को जानना ज़रूरी है, कुछ ऐसे मुख्य बिंदु जिस पर हम लोग बातचीत कर सकते हैं इस नई ट्रांसफर पॉलिसी में, जिसे जानना ज़रूरी है हमारे शिक्षकों के लिए? हाँ, एक तो कि वो सबसे पहले तो कि उनको तो मतलब अप्लाई करना चाहिए अगर वो चाहते हैं मनोनुकूल जगह पे, ये है। फिर ये 5 साल में जो उनका स्थानांतरण हो सकता है, ये जान के काम करेंगे, क्योंकि मतलब एक मानसिकता बना के ये वो सोचेंगे कि मतलब ऐसा नहीं कि अब पूरे सेवा काल के लिए है। और भी है इसमें कि अगर आप राजनैतिक गतिविधियों में संलग्न हैं, आपका मतलब काम वांछित स्तर का नहीं हो रहा है, अधमता, नैतिक अधमता है, तो इस सब के आधार पे इन पे कार्रवाई की जा सकती है। एक मतलब वो
हर स्तर से, प्रमंडल स्तर से होगा, निदेशक के स्तर से हो सकता है, और तो उनकी सेवा दूसरे जिले में कर दी जा सकती है, दूसरे प्रमंडल में, ये चेंज हो सकता है।